हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आपकी पढ़ाई के लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है जीएस इनसाइट्स बाय प्रदीप तोमर। अब आप सभी बच्चे मुझसे इस चैनल पर जुड़ेंगे और अपनी अपनी कंप्लीट जीएस की तैयारी मेरे साथ करेंगे। ठीक है? तो तो बच्चों, इस चैनल पर हम कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी करेंगे? तो इस चैनल पर हम करेंगे अपने एसएससी की तैयारी, रेलवेज की तैयारी, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की, स्टेट एग्ज़ाम की, और जितने भी आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनकी भी हम तैयारी करेंगे। और इन सभी एग्ज़ाम्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे? तो हम करेंगे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की और करंट अफेयर की। इन सभी सब्जेक्टों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। और आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी। वो कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? पॉलिटी। आज हम पॉलिटी को पढ़ेंगे और पॉलिटी की शुरुआत करेंगे हम सिलेक्शन सीरीज से। ये सिलेक्शन सीरीज आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इस सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से हम एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक है। तो चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो बच्चे, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो आज हम प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका या प्रियम्बल भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है? तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे संविधान को संविधान सभा ने लिखा था। किसने लिखा था? संविधान सभा ने। तो इस संविधान सभा में वे लोग ही शामिल थे, अधिकतर वो ही लोग थे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में लाठियाँ खाई, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जेल गए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध करा और हमारे देश को आज़ाद करने के लिए एक लड़ाई लड़ी। और जब उन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उन्हें मौका मिला हमारे देश के संविधान को लिखने का। तो इसके लिए वे संविधान सभा में आए और उन्होंने संविधान सभा में हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा संविधान हमें दिया। और इस संविधान सभा में उन्होंने अपने संविधान को लिखने के लिए ना ही कोई बेसिक सैलरी ली, बल्कि उन्होंने पूरे तन मन और धन से देश की सेवा के लिए अपने कार्य किए और हमारे संविधान को लिखा। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल क्या है? ये हमारे संविधान सभा में जितने भी लोग थे उनके मन के विचार हैं, उनके दिल के विचार हैं, उनके आत्मा के विचार हैं, जो भी उन्होंने हमें इस संविधान के माध्यम से हमारे देश के लोगों को देने की कोशिश करी है। और जब उन्होंने अपने मन के विचारों को संविधान के सबसे पहले पृष्ठ पर लिख दिया तो उसे नाम दिया गया प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल। अब जब वे संविधान लिख रहे थे और संविधान को उन्होंने लगभग पूरा ही कर लिया था, तब उनके मन में विचार आया, आइडिया आया कि हमें अपने मन के विचारों को ही रखना चाहिए। और उन्होंने अपने मन के विचारों को एक फ्रेमवर्क में सजाया और उसे प्रस्तावना का नाम देकर हमारे संविधान के सबसे पहले पृष्ठ पर जोड़ दिया। तो अगर आप बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले अब संविधान के सबसे पहले पेज पर आपको क्या दिखाई देगी? प्रस्तावना दिखाई देगी, प्रियम्बल दिखाई देगी, उद्देशिका दिखाई देगी। इस उद्देशिका में वे सारी बातें हैं जो हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से मांग करते थे। अंग्रेजों से हम क्या मांग करते थे? कि आप हमारे देश को चला रहे हैं, सारी शक्ति आपने हमारे देश की ले रखी है, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा और ये जितनी भी सारी शक्ति है ये ट्रांसफ़र करनी होगी हमारे देश को। और हमारे देश में इस शक्ति को कौन चलाएगा? वो चलाएगा हमारे भारत की जनता। साथ ही हमें जो डिसीजन हम लेंगे वो हमारे देश की जनता ही लेगी, कोई और डिसीजन हमारे लिए नहीं लेगा। हमारे लिए देश की जनता ही सर्वोपरि होगी। हमारा देश लोकतंत्र होगा और हमारे यहाँ पर जनता का ही शासन चलेगा। साथ ही हमारे देश में गणतंत्र होगा। हम अपने राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव खुद करेंगे। हमारे देश में सभी को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति होगी। तो ये सारे उद्देश्य जो थे वो संविधान में सबसे पहले पेज पर लिख दिए गए, जो हमारे संविधान सभा के लोगों के मन के विचार थे और जिसे हमने प्रियम्बल कहा, जिसे हमने प्रस्तावना कहा। ठीक है बच्चों? तो अब अगर कोई आपसे प्रस्तावना के बारे में पूछे तो आपको सिर्फ एक लाइन में ये बताना है
कि प्रस्तावना हमारे संविधान सभा के लोगों के मन के विचार हैं, उनके दिल के विचार हैं, उनकी आत्मा के विचार हैं, और उन्होंने उन्हें कंपाइल करके संविधान के सबसे पहले पृष्ठ पर जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि हमारी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के लिए हमारे संविधान सभा के मन में विचार आया कहाँ से? तो वो विचार आया यूएसए से। कहाँ से आया? यूएसए से, यूएसए के संविधान से। जैसे यूएसए के संविधान में सबसे पहले पृष्ठ पर वहाँ के उद्देश्य, अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक उसी तरह हमारी प्रस्तावना में जो विचार है, आइडिया है, वो यूएसए से लिया गया, और संविधान सभा के जितनी भी मन की बातें हैं वो कहाँ पर लिख दी गई? प्रस्तावना में लिख दी गई। अब विचार तो उन्होंने ले लिया कहाँ से? यूएसए से। फिर उन्होंने भाषा कहाँ से ली, यानी कि उन विचारों को क्या भाषा दी जाए, वो भाषा ली गई कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब विचार आ गया, भाषा आ गई। अब विचार और भाषा मिलने के बाद कंटेंट, यानी कि हम अपनी प्रस्तावना में किन शब्दों को शामिल करें, तो वो विषय वस्तु या कंटेंट हमारा क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते हैं। ये हमारी संविधान सभा ने ही बनाया था। कब बनाया था? 13 दिसंबर 1947 को, और इसको स्वीकार किया था 22 जनवरी, सॉरी, इसको बनाया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अपनाया था 22 जनवरी 1947 को। तो जब इसको अपना लिया तो इसमें वो सारे उद्देश्य थे जो हम अपने देश को देना चाहते थे, हम अपने देश के लोगों को देना चाहते थे, उसे ही हमने उद्देश्य प्रस्ताव नाम दिया। और जब हमने अपनी प्रस्तावना को लिखा तो उस उद्देश्य प्रस्ताव में जितनी भी बातें थीं, हमने वहाँ से वो कीवर्ड लिए और उन कीवर्डों को किसमें समाहित कर दिया? प्रस्तावना में समाहित कर दिया, और वो ही हमारा क्या बना? विषय वस्तु बना। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी प्रस्तावना का विचार और या आइडिया कहाँ से आया, तो वो कहाँ से आया? यूएसए से आया। भाषा या लैंग्वेज कहाँ से आई? ऑस्ट्रेलिया से आई। विषय वस्तु या कंटेंट कहाँ से आया? तो वो आया उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान को कैसा रूप देना चाहती है, वो हमारे संविधान को क्या क्या देना चाहती है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का स्रोत बताती है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या होगा, हमारे संविधान को पावर कहाँ से मिलेगी। भाई, आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, गवर्नर हुए, इन सभी को पावर कहाँ से मिलती है? संविधान से मिलती है। लेकिन प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान को पावर कहाँ से मिलती है। तो संविधान को पावर मिलती है हमारे भारत के लोगों से, यानी कि हमारी संविधान की प्रस्तावना का जो स्रोत है वो क्या है? हम भारत के लोग हैं, और ये ही हमारे संविधान का भी स्रोत है। हमारे संविधान को सारी पावर कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? भारत के लोगों से। उसके बाद प्रस्तावना बताती है कि हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, फॉर्म क्या है, यानी कि प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान हमारे देश को कैसा बनाना चाहता है, वो कैसी व्यवस्था लोगों को देना चाहता है। साथ ही ये बताती है कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होगा। हमारे संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व होगा। साथ ही ये बताती है कि हमारे संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने की तिथि क्या है। तो इन सभी चीज़ों का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्रोत। तो हमारे संविधान का स्रोत क्या है? हमारे संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इस वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? भारत की जनता। क्या है इसका मतलब? भारत की जनता। क्या है इसका मतलब? भारत की जनता। यानी कि जब संविधान का स्रोत भारत की जनता हो गई तो संविधान को पावर कहाँ से मिल रही है? भारत की जनता से मिल रही है। हमारे संविधान को बनाया भी किसने है? हमारे संविधान को बनाया भी भारत की जनता ने ही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संविधान सभा को, जो संविधान सभा थी, वो एक निर्वाचित संस्था थी। उसे भारत के लोगों ने निर्वाचित किया था। उसमें कुछ निर्वाचित थे और कुछ आंशिक रूप से क्या थे? मनोनीत सदस्य भी थे जो रियासतों से थे। लेकिन अधिकांश जो लोग थे वो क्या थे? भारत की जनता के द्वारा चुने हुए थे, और वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो संविधान सभा ने संविधान को बनाया है, लेकिन उसने किसके प्रतिनिधि पर, किसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया है?
वो करा है, भारत की जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। तो भारत की जनता यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही हमारे संविधान का क्या है, स्रोत हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे संविधान का स्वरूप क्या है। तो हमारे संविधान का स्वरूप का मतलब हो गया हमारा देश कैसा होगा, हमारे देश का रूप क्या होगा, हमारे देश की व्यवस्था क्या होगी, हमारा देश संविधान के अनुसार किस तरीके का बनेगा, वो ही क्या होगा, हमारा स्वरूप होगा। स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि कंप्लीटली सोवरन, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, और गणराज्य मतलब रिपब्लिक। तो 1 2 3 4 5 यानी कि इन 5 तरीकों के स्वरूप हमारी प्रस्तावना और संविधान हमारे देश का घोषित करते हैं कि हमारे देश का रूप कैसा होगा, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारा देश जो है अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय स्वयं लेगा, किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा। जैसे कि अंग्रेजों के समय में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे लिए निर्णय कौन लेता था, अंग्रेज लेते थे। लेकिन जब अंग्रेजों की सत्ता खत्म हुई और हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने उन्हें बता दिया कि अब हमारे लिए निर्णय आप नहीं लोगे, हमारे लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो होगी वो भारत की जनता होगी, और भारत की जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, और वो प्रतिनिधि कौन है, प्रधानमंत्री है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या लेगी, निर्णय लेगी, और किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम अपना निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे देश से, जैसे रशिया हो गया या अमेरिका हो गया या ब्रिटेन हो गया या और कोई भी पावरफुल कंट्री हो गया, हम उसके अधीन काम नहीं करेंगे। हम कंप्लीटली क्या रहेंगे, सोवरन रहेंगे, हम अपने निर्णय खुद लेंगे। उसके बाद समाजवादी, सोशलिस्ट। अब इन दोनों शब्दों पे स्टार बनाया हुआ है, इसकी कहानी मैं बताऊंगा बाद में। तो समाजवादी, सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, समाजवादी का मतलब है कि हमारे देश के जितने भी संसाधन हैं, जैसे हमारी जमीन हो गई, हमारा पानी हो गया, हमारा जंगल हो गया, हमारा खनिज हो गया, तो इन सभी के ऊपर सरकार का नियंत्रण होगा। किसी भी एक प्राइवेट व्यक्ति या किसी भी ग्रुप का नियंत्रण नहीं होगा, किसका होगा, सरकार का होगा। और सरकार जितने भी हमारे देश के संसाधन हैं, इन संसाधनों का उपयोग हमारे देश के विकास के लिए करेगी, और इन संसाधनों को इक्वली इक्वली डिवाइड करके सभी समुदायों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी व्यक्ति को उपलब्ध कराएगी। तो अगर आपसे कोई भी पूछे समाजवाद का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, तो समाजवाद का मतलब है हमारे देश के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होना, और सरकार के द्वारा हमारे देश के विकास में इक्वली बराबर रूप से उनका क्या करना, दोहन करना, और सभी पर समान रूप से क्या करना, खर्च करना। आप देखते भी होंगे सरकार जो है अमीरों से पैसा लेती है, अमीरों से टैक्स लेती है, और गरीबों के ऊपर क्या करती है, खर्च करती है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाती है, जैसे सिलेंडर के लिए कौन सी योजना चलाई हुई है, उज्ज्वला योजना, और ऐसे ही पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ते। तो ये सरकार क्या करती है, ये सरकार हमारे देश के संसाधनों से जितनी भी आय हो रही है, उस आय को हमारे ऊपर खर्च करती है, किसके रूप में, योजनाओं के रूप में। तो जब सरकार गरीबों के लिए बढ़कर कुछ काम करे वो समाजवाद है, जब देश के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो वो समाजवाद है। ठीक है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को सेकुलर कहते हैं, आपने इस सेकुलर वर्ड को काफ़ी बार सुना भी होगा। तो पंथ निरपेक्ष या सेकुलर का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो उसका मतलब है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई विशेष धर्म नहीं है। हमारे देश में सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और किसी को भी विशेष रूप से संरक्षण नहीं दिया जाएगा। आप देखते भी होंगे जैसे कि पाकिस्तान है, या अरब कंट्री हैं, या यूरोप के काफ़ी सारे देश हैं, वो क्या है, धर्म के आधार पर विभाजित हैं। धर्म के आधार पर वो अपने आप की घोषणा कर चुके हैं कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, हम क्रिश्चियन कंट्री हैं। लेकिन भारत ऐसा कोई भी धर्म का डिक्लेरेशन भारत ने नहीं किया है। भारत ने अपने आप को कैसा बनाया हुआ है, सेक्युलर। तो अगर आपसे कोई कहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो इस सेकुलर शब्द के क्या होगा, खिलाफ होगा, विपरीत होगा, और हमारे संविधान की प्रस्तावना के क्या होगा, खिलाफ होगा। ठीक है।
उसके बाद है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो लोकतंत्र का मतलब हो गया जनता का शासन। तो जब जनता खुद शासन करे, अब खुद शासन जनता कैसे करेगी? वो इलेक्शन कराएगी और इलेक्शन के माध्यम से एक प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेज देगी। वो आपके लिए कानून बनाएगा और उन कानूनों को क्या करेगा? लागू करेगा। तो अब जब हमने उसे चुनकर भेजा है तो शासन हम ही तो कर रहे हैं और हम उसे 5 साल बाद हटा भी सकते हैं। तो वो ही क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। वही क्या हो गया? डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है। उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब क्या है? रिपब्लिक। आप रिपब्लिक डे भी मनाते होंगे, कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने राष्ट्र का जो प्रमुख है, हम हमारे जो देश का संवैधानिक प्रमुख है, हम उसका चुनाव करेंगे। ठीक है। और उसका पद वंशानुगत नहीं होगा, जैसे अंग्रेजों के समय में होता था। अंग्रेजों के समय में हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल वायसराय होता था, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता था, और हमारे देश के प्रमुख के रूप में ब्रिटेन का राजा था। और राजा का पद ही वंशानुगत था, यानी कि राजा का बेटा ही क्या बन रहा है? राजा। तो हमने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया कि अब ये पद वंशानुगत नहीं होगा, हमारे देश के प्रमुख का पद वंशानुगत ना होकर हम उसे चुनेंगे। तो हम अपने राष्ट्रपति का क्या करते हैं? चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। और इसीलिए हमारा देश क्या है? गणराज्य है, यानी कि क्या है? रिपब्लिक है। इसके बाद हमारे जो संविधान के उद्देश्य हैं वो हमारी प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समता यानी कि इक्वलिटी, बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी। तो न्याय कितने प्रकार के हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी कि कितने प्रकार के न्याय हो गए? 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के न्याय हो गए? 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता कितनी हो गई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन और वर्शिप। कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5। समता यानी कि इक्वालिटी, कौन कौन सी हैं? प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। तो कितनी हो गई? 2। बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी, वो कितनी है? 2। व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी ऑफ पर्सन, और राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये कितनी हो गई? यानी कि बंधुत्व भी कितने हो गए? 2। अगर आपसे कोई पूछे हमारे संविधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और अगर कोई आपसे पूछे न्याय कितने प्रकार के हैं, तो वो 3 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं? वो 5 प्रकार की हैं। समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। और बंधुत्व भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। तो अब समझते हैं इनका अर्थ कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? समाज में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा और समाज में सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। समाज में किसी के भी साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सभी इक्वली होंगे। वो ही क्या होगा? हमारा सामाजिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? हमारे देश के, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के जो संसाधन हैं उनका इक्वली इक्वली डिवीजन होगा और सब पर समान रूप से खर्च किए जाएंगे, जो भी हमारे देश के संसाधन हैं। और हमारे देश का जो भी पैसा है वो सब पर समान रूप से खर्च होगा। तो वो ही क्या है हमारे लिए? आर्थिक न्याय है। उसके बाद राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हमें राजनीति में जाने के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी समुदाय से आते हुए भी हमारी देश की क्या है? राष्ट्रपति बनी हैं। क्योंकि पहले SC ST और जो दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग थे, उन्हें इतने अधिकार नहीं थे। तो उन्हें राजनीतिक माध्यम से, राजनीतिक न्याय के माध्यम से उन्हें राजनीति में समानता का अवसर मिला। आर्थिक न्याय के माध्यम से उन्हें आर्थिक क्षेत्र में समानता का अवसर मिला। और सामाजिक न्याय के माध्यम से उन्हें सामाजिक क्षेत्र में, यानी कि हमारे समाज में समानता का अवसर मिला। उसके बाद है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बता दी मैंने आपको? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार की स्वतंत्रता मतलब हम किसी भी तरीके के विचार को सोचने में स्वतंत्र हैं, किसी भी विचार का समर्थन कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब हो गया विचार को व्यक्त करने का तरीका। जैसे कि हम, अगर हमें गुस्सा आ रहा है
तो हमारा चेहरा लाल हो जाएगा। अगर हमें हंसी आ रही है तो हम हंसने लगेंगे। खुश मतलब अगर हम खुश हो रहे हैं तो हम हंसने लगेंगे। अगर हमें दुख हो रहा है तो हम रोने लगेंगे। तो ये क्या है? अभिव्यक्तियां हैं। किसकी? हमारे विचारों की। तो हम किसी भी विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका अभिव्यक्ति का आपको मिलेगा 15 अगस्त को। हम 15 अगस्त को भारत माता की जय के नारे लगाएंगे और अपना इंडियन फ्लैग जो है उसको फहराएंगे। तो वो क्या है? हमारे देश के प्रति हमारे प्यार की क्या है? अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब हो गया विचारों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका। विश्वास, हम किसी भी चीज़ में विश्वास रख सकते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी वाद में, किसी में भी हम विश्वास रख सकते हैं। और धर्म की मतलब हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। उसके बाद है उपासना। उपासना का मतलब है पूजा पाठ करने का तरीका। अब कोई घंटी बजाकर पूजा कर रहा है, कोई मंदिर जाके पूजा कर रहा है, कोई ज्योत जला के पूजा कर रहा है, कोई कैंडल जला के पूजा कर रहा है, कोई मंत्र पढ़ के पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ के पूजा कर रहा है। तो हमें अपने पूजा पूजा पद्धति को किसी भी तरीके से निभाने का क्या है? हमें स्वतंत्रता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद है हमारी समता यानी कि इक्वलिटी। समता का मतलब है समानता। अब समानता किस किस की होगी? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब है स्टेटस। और अवसर, अवसर का मतलब है अपॉर्चुनिटी। तो हमें प्रतिष्ठा की समता होगी। इसका मतलब क्या है? कि हमारे समाज में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं होंगे। सभी का स्टेटस क्या होगा? समान होगा। कोई भी ये नहीं है कोई किसी का स्टेटस बड़ा हो गया, किसी का स्टेटस छोटा हो गया। ठीक है? तो सभी का स्टेटस समानता, सबको क्या है? बराबर की होगी। अवसर यानी कि सबको मौके क्या मिलेंगे? बराबर मिलेंगे। वही क्या है? अवसर की समता है। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, इसका मतलब क्या है? बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या है? भाईचारा। क्या है बंधुत्व का मतलब? भाईचारा। तो अगर हम अपने देश में भाईचारा निभाएंगे तो उससे क्या क्या बढ़ेगा? हमारी व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ पर्सन। अगर आप किसी को भाई, किसी को चाचा जी, किसी को ताऊ जी, इस तरीके से आप संबोधित कर रहे हैं तो उसकी डिग्निटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और वो आपसे एक जुड़ाव महसूस करने लगेगा। तो उससे ही हमारे भाईचारे में क्या होगी? वृद्धि होगी। और इससे हमारे देश की, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बढ़ेगी। यूनिटी और इंटीग्रिटी में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हमने यहाँ पर सभी उद्देश्यों को पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हम हमारे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद हैं, कुछ केस हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बेरूबारी यूनियनवाद। ये सारे वाद सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं। और डिसीजन के माध्यम से ये बताया है कि हमारी प्रस्तावना किस प्रकार से होगी। तो बेरूबारी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अंग नहीं है। यानी कि हमारे संविधान में जो 22 भाग हैं, जो अनुसूचियां हैं, जो अनुच्छेद हैं, वही हमारे संविधान के क्या हैं? भाग हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, संविधान का पार्ट नहीं है। तो जब वो संविधान का पार्ट ही नहीं है तो आर्टिकल 368, कौन सा आर्टिकल? 368 के तहत हम संशोधन प्रस्तावना में नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाता है, जो अमेंडमेंट किया जाता है, वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। लेकिन वो 368 आर्टिकल ये कहता है कि जो संविधान का भाग होगा वहीं आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, बाकी अलग आप कहीं भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो जब बेरूबारी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, वो संविधान का अंग नहीं है, तो फिर उसके बाद एक वाद और आया, वो आया 1973 में। वो था केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरूबारी यूनियनवाद वाले जो डिसीजन था उसको पलट दिया और एक नया निर्णय दिया। ये कहा कि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, वो संविधान का पार्ट है। यानी कि जैसे 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं, तो ऐसे ही हमारी प्रस्तावना भी संविधान का अंग होगा और हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत। और क्या फिर संशोधन हुआ? अमेंडमेंट हुआ? तो हाँ, संशोधन हुआ। प्रस्तावना में संशोधन हुआ। कितनी बार हुआ है? केवल एक बार हुआ है। डिसीजन कब आया? 73 में।
संशोधन कब हुआ है? 3 साल बाद 76 में। कौन सा संविधान संशोधन है? 42nd CAA। CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। तो 42nd CAA 1976 के माध्यम से जो एक बार संशोधन हुआ है, तो कितने शब्दों को जोड़ा गया है? 3 शब्दों को। कितने शब्दों को जोड़ा गया है? 3 शब्दों को। 3 शब्दों को जोड़ा गया है, 3 शब्दों को ऐड किया गया है। अब ये 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। इसका मतलब जब हमारी संविधान को लागू किया गया, हमारी प्रस्तावना को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय ये 3 शब्द हमारे संविधान में नहीं थे, हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन हैं, कुछ स्टेटमेंट है जो दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, हमारी प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा गया है। किसने कहा है? KM मुंशी ने। परिचय पत्र किसने कहा है? इंट्रोडक्टरी लेटर किसने कहा है? NA पालकीवाला ने। अब ये स्टेटमेंट ऐसे क्यों दिए गए हैं? देखिए, राजनीतिक जन्म कुंडली क्यों कहा है? देखिए, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को जब वो पैदा होता है, उसकी कुंडली बनती है, तो उससे संबंधित सारी जानकारी उसमें लिख दी जाती है। इसके ग्रह नक्षत्र क्या है, इसकी राशि क्या है, ये सारी चीज़ें, उसकी जीवन के बारे में सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे संविधान के जीवन के बारे में, हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में, हमारे संविधान के स्रोत के बारे में सारी चीज़ें, जो सारी डिटेल लिखी गई हैं, वो कहाँ लिखी गई हैं? प्रस्तावना में। इसलिए प्रस्तावना को क्या कहा गया है? राजनीतिक जन्म कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। अब पेपर में पूछेगा किसने कहा है, तो KM मुंशी ने। उसके बाद परिचय पत्र यानी कि इंट्रोडक्टरी लेटर किसने कहा है? पालकीवाला ने। अब परिचय पत्र क्यों कहा है? भाई, अगर हम किसी व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड अगर देखें, तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है सिर्फ 2 ही मिनट में। इसी तरीके से अगर हम अपने संविधान की प्रस्तावना को देख लें, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या है, और वो भी बहुत ही कम समय में समझ जाएंगे। इसलिए इंट्रोडक्टरी लेटर क्या कहा है? किसने? NA पालकीवाला ने। उसके बाद संविधान की आत्मा यानी कि सोल किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान की मूल आत्मा यानी कि कोर सोल किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज M हिदायतुल्ला जी ने। अब इन्होंने संविधान की आत्मा और मूल आत्मा क्यों कहा है? भाई, हमारे संविधान का जो कोर चीज़ है, जो कोर पार्ट है, वो क्या है? उसके उद्देश्य हैं। कौन कौन से? जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो वो सारी चीज़ें किस में है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। इसलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान की आत्मा है। उसके बाद संविधान की कुंजी यानी कि इसने कहा है अर्नेस्ट वॉकर और गजेंद्र गडकर ने। तो ये सभी स्टेटमेंट आपको याद कर लेने हैं, और अब आपको क्या करना है? प्रॉपर इनके नोट्स बनाने हैं, एक प्रॉपर आपको रजिस्टर बनाना है, और जब भी टॉपिक ख़त्म हो, तो उस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आपको आधा या 1 पेज ऐड करने के लिए छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, कि अगर इस टॉपिक से संबंधित आपको आगे कोई भी फैक्ट मिले, आगे कोई भी जानकारी मिले, तो आप उसको आराम से उस स्पेस में ऐड कर पाएँ। तो आपको प्रॉपर रजिस्टर बनाकर, नोट्स बनाकर अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, और पढ़ने के साथ साथ बार बार क्या करना है? रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने से ही आपका सिलेक्शन होगा, और आपके टॉपिक पर अच्छे से पकड़ बनेगी। तो आपको इस लेक्चर को अब सभी को शेयर करना है, ठीक है, और तैयारी अच्छे से करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।